नेक्स्ट इस पिक्चर में देखो, इसमें दिखाया हुआ है कि इलेक्शन स्टाफ एक एलिफेंट का यूज़ कर रहा है पोलिंग मटेरियल को, ईवीएम मशीनों को टू पोलिंग स्टेशन लेके जाने के लिए, लोकेटेड इन डिफ़िकल्ट टेरेन। जो बेटे देखो कई जगहें हैं, कई विलेजेस हैं, वहाँ पे रास्ते उबड़ खाबड़ है, पहुँचा नहीं जा सकता, सड़कें नहीं होती कई जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे आने जाने का सोर्सेज नहीं है, फिर भी इंडिया में इलेक्शन सारे कंट्री में होते हैं, तो वहाँ पे ईवीएम मशीनें पहुँच रही हैं, देखो आप। तो इट मीन्स इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो किया जाता है इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है ये, इसकी डिटेल हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये देखो अब आप ध्यान से, जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो ये वाली, जिसको मैंने इनलार्ज किया, ध्यान से देखो, ये इंडिया की पार्लियामेंट की पिक्चर है, ठीक है। ये इंडिया की पार्लियामेंट है, जिसके इंडिया की पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं। इसको हिंदी में संसद कहा जाता है। अब आप स्क्रीन देखो मोबाइल की, इसको संसद कहा जाता है। इसमें 2 हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनको आप ध्यान से पढ़ो, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट देखो कि जो ये वाली पिक्चर है, दिस वन, ये आपके सामने है, जो ये राज्यसभा की पिक्चर है। इस तरह से यहाँ पे जो एमपीज़ हैं वो बैठते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो स्ट्रेंथ है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इसमें 245 मेंबर्स होते हैं, 245 एमपीज़ होते हैं राज्यसभा में, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा के टोटल मेंबर होते हैं 545, ठीक है। इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है लोकसभा को। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, कि लोकसभा के कितने मेंबर हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर हैं। नेक्स्ट ये वाला हाउस राज्यसभा लोकसभा का है, यहाँ पे कितने मेंबर हैं? 545, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप चेयर देख रहे हो ना, ये वाली चेयर, जस्ट वेट में दिखा देती हूँ, ये वाली, ये यहाँ पे बैठते हैं स्पीकर, ठीक है, जो प्रिजाइड ओवर करते हैं लोकसभा की मीटिंग्स को। और जो राज्यसभा में है ये वाली पिक्चर, यहाँ पे बैठते हैं ये वाली, ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रिजाइड ओवर करते हैं राज्यसभा की मीटिंग्स को। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट काम क्या करती है? देखो, इंडिया में पार्लियामेंट बनी 1947 के बाद। इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के बेसिस पे बनी हुई है, और these are participations by people in decision making process and government by consent। इंडियन पार्लियामेंट इस चीज़ का सबूत है कि इंडिया के लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती है वो सहमति से चुनी जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट है जो इन आवर सिस्टम, उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। पार्लियामेंट के पास पावर्स क्यों हैं? क्योंकि पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के चुने हुए लोग हैं। देखो बच्चे, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सारे लोग अपने लिए खुद इकट्ठे मिलके डिसीज़न लें, तो उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर सारे लोग इकट्ठे मिलके बैठें और डिसीज़न लें। अब जिस हिसाब से इंडिया जैसा बड़ा देश है, जिसकी इतनी पॉपुलेशन है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। हम सारे इंडिया के लोग इकट्ठे मिलके नहीं बैठ सकते कहीं और डिसीज़न नहीं ले सकते। तो फिर हमने क्या किया, हमने अपने कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती है निर्वाचन क्षेत्र, जिनको पंजाबी में हलका कहते हैं, ठीक है। हमने पूरे देश से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज दिए, कहाँ पे? जो बैठते हैं लोकसभा में, जो हैं 545, ठीक है। 543 हम इलेक्ट करते हैं, 2 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो वो 543 जब कोई भी डिसीज़न लेंगे, तो एक्चुअल में डिसीज़न तो हमारा इंडिया के लोगों का ही हुआ ना, हमने ही उन्हें चुन के भेजा है। तो उस हिसाब से ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल यहाँ पे बैठते हैं,
इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो 7th क्लास में आपने स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस का सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 7th क्लास में, ठीक है, कि स्टेट में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जब हम लेजिस्लेचर के लिए MLAs का चुनाव करते हैं, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, MPs का चुनाव होता है। 7th का चैप्टर अगर आपको नहीं याद तो 7th क्लास की वीडियो भी पड़ी है मेरी इन्हीं वीडियोस के साथ, तो वो चैप्टर की वीडियो मैंने बना ली है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, तो चाहे आप एक बार पहले वो देख लेना, ठीक है, इसी वीडियो के उसमें आपको मिल जाएगी कहीं, ठीक है। तो जो वैसे मैं यहाँ पे आपको लोकसभा कैसे चुनी जाती है वो सारा समझाऊंगी। जो लोकसभा है वो यूजुअली इलेक्ट होती है 5 ईयर्स के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि कितने सालों के लिए लोकसभा का चुनाव होता है। द आंसर इज़ 5 ईयर्स। कंट्री को डिवाइड किया जाता है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जीत के आता है जो पार्लियामेंट में बैठता है। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। कैंडिडेट होता है उम्मीदवार। जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको पहले वो मैप दिखाती हूँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को शो करता है। जस्ट वेट, आपकी बुक में ही आपको वो मैप मिल जाएगा, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फालतू में नेट पे सर्च कम किया करो, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बुक के लास्ट पेज में एक्सरसाइज में ये मैप पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे इंडिया को 543 में डिवाइड किया हुआ है। अब आपको ये चीज़ की भी थोड़ी हैरानी होगी कि जैसे देखो ये एरिया है, ये वाला एरिया, जैसे ये वाला जहाँ मैंने टिक लगाया है, ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जहाँ यहाँ पे कई जगह छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ भी हैं। तो ये किस आधार पे डिवाइड की हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़? तो ये हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किए हैं। रैंडमली रफली एक एरिया की पॉपुलेशन और दूसरे एरिया की पॉपुलेशन सेम है, रफली, नॉट एग्जैक्ट। तो यहाँ पे डेजर्ट आपको पता है, तो इस एरिया में कम लोग रहते हैं, तो ये ज़्यादा एरिया कवर करता है कम पॉपुलेशन के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कैसे डिवाइड की जाती हैं, और ये आपके सामने है इंडिया के मैप में। इस तरह से पूरे इंडिया को इलेक्शंस के लिए, नेशनल लेवल के इलेक्शंस के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। अब आपको यहाँ पे ग्रीन और ब्लू कलर नज़र आ रहे हैं मैप में, तो इनके लिए देखो, ये जो ग्रीन कलर है ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिज़र्व है, और ये जो ब्लू कलर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पे दोबारा चलते हैं वापस जहाँ से हम पढ़ रहे थे। यस, तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट कर रहे थे हम। हियर इज इट इज, जस्ट वेट। रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ये स्टूडेंट्स देखो, तो आपको ये लाइन समझ आ गई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं वहाँ से एक पर्सन इलेक्ट होता है। अब आप देखो, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करो आपने इंडिया की इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ देखी, तो ये एक पर्टिकुलर एक 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कैंडिडेट खड़ा कर दिया, एक बीजेपी ने खड़ा कर दिया, एक आप पार्टी ने खड़ा कर दिया, एक बीएसपी ने खड़ा कर दिया, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है
ऐसा उम्मीदवार जिसको किसी पार्टी ने खड़ा नहीं किया, वो जीतने के बाद किसी भी पार्टी में जा सकता है। जबकि ये बाकी कैंडिडेट जो हैं, अगर इनमें से कोई जीते तो ये उसी पार्टी से इनको बिलोंग करना पड़ेगा जिस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अब ये डिफरेंट कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो गए, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से भी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी सारे कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शंस में नॉमिनेट होते हैं। अब उनमें से जीतेगा तो कोई एक ही। सपोज करो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस का कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया, ये कोई थर्ड वन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत गया। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन जीतती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलो। ये इलेक्शन रिज़ल्ट हैं, ये देखो नीचे टोटल कितनी है 543, क्योंकि मैंने आपको कहा है 2 कैंडिडेट्स लोकसभा के प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। तो इलेक्शन कितनी सीट्स के लिए होता है 543 के लिए। तो यहाँ पे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके कितने कितने एमपीज़ देखो। वैसे तो वो होता है कि कितने कितने एमपी किस पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन जीते। जैसे बीजेपी के 282 जीते, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 1 जीता। पर आम भाषा में इसे बोल दिया जाता है कि कितनी सीट्स मिली। तो सीट्स का मतलब यही है कि कितने एमपी किस पॉलिटिकल पार्टी के आए। क्लियर। तो ये जो इलेक्शन रिज़ल्ट है, ये 2014 के इलेक्शन रिज़ल्ट हैं। तो बीजेपी को कितनी सीट मिली है 1 सीट का मतलब कि बीजेपी के 282 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से कैंडिडेट इलेक्शन जीते हैं, इसका ये मतलब है। और जो सीपीआई पार्टी है उसका टोटल 543 में से सिर्फ 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट इलेक्शन जीता है। उसके बाद सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके 9 कैंडिडेट इलेक्शन जीते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 44, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी के 6। तो इलेक्शंस में ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेशनल पार्टीज़ ही के जीते इलेक्शन लोकसभा के। जो स्टेट पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, वो भी अपने कैंडिडेट एमपी के इलेक्शन के लिए खड़े करती हैं। जैसे आप पार्टी के 4 कैंडिडेट जीत गए इलेक्शन। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, इस पार्टी के 37 कैंडिडेट इलेक्शन जीते। इस तरह से यहाँ अकाली दल भी दिया होगा, मे बी अकाली दल नहीं है, चलो, क्योंकि अकाली दल का बीजेपी के साथ कोल्यूजन है, दैट्स वाई। क्योंकि बीजेपी और अकाली दल ने आपस में कोल्यूजन किया हुआ है, उनमें वो कोई एक जना कैंडिडेट खड़ा करता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल पूरे कंट्री में से 543 कैंडिडेट आपके सामने आ गए। अब ये सारे, सपोज करो ये आपके सामने लोकसभा की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में ये सारे बैठेंगे 543 के 543, कोई सिलेक्टेड नहीं बैठेंगे लोकसभा में। जस्ट वेट, देखो ये सारी लोकसभा है, इसमें 543 के 543 बैठेंगे। जैसे ये बैठ गए बीजेपी के ज़्यादा ना, तो मैं इनको रेड कलर से डोनेट कर रही हूँ। ये बीजेपी के बैठ गए, ठीक है सारे। और ये ग्रीन कलर से आप कांग्रेस लगा लो, ये कांग्रेस के आगे कैंडिडेट। ये लगा लो आप नेशनल कांग्रेस के, ये आपके आ गए आप पार्टी के आगे। इस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सारे ऑल 543 के 543 ये प्लस 2 जो प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं, सारे के सारे इस लोकसभा में बैठ गए आके। इसका नाम है लोकसभा। ठीक है, तो अब लोकसभा में ध्यान से सुनना ये बात, बीजेपी को 282 आए हैं ना, 282 आए हैं बीजेपी को, ये सारे बीजेपी के हैं, 282 के 282। ठीक है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं 543 को 2 से डिवाइड करो, हाफ से ज़्यादा चाहिए होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो होते हैं 271। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 271 एमपी चाहिए होते हैं। ठीक है, और बीजेपी के पास ऑलरेडी 282 है, 271 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं रह सकते। बीजेपी के पास ऑलरेडी 282 हैं, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, बीजेपी की।
क्लियर। अब बीजेपी के सारे जो एमपी हैं, इनमें से ये अपना एक लीडर जो इनका होगा उसको कहेंगे हम प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, अब ध्यान से सुनो, वो कौन है प्राइम मिनिस्टर? वो एक एमपी भी है, ठीक है, वो अपनी पार्टी का लीडर भी है और वो देश का प्राइम मिनिस्टर भी है और वो लोकसभा का हेड भी है। क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर, ये इनके लीडर को कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर और इस पार्टी को कहा जाएगा रूलिंग पार्टी, और जो बाकी पार्टीज़ हैं इनको कहा जाएगा ऑपोजिशन पार्टीज़। क्लियर। और ये जो रूलिंग पार्टी है इसे कहा जाएगा कि रूलिंग पार्टी इज़ इन मेजॉरिटी, दैट्स वाई रूलिंग पार्टी। स्टूडेंट्स, सिंपल मेजॉरिटी अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर एमपीज़ 272 से ज़्यादा आ जाएं तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है भी किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। जैसे कि यहाँ पे 282 271 से ज़्यादा है ना, तो हमें क्लियर हो गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर कई बार अगर यहाँ पे 271 ना आए, 271 से कम आए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, फिर क्या प्रोसेस फॉलो होगा ये हम देखते हैं। जस्ट वेट। तो इट इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं 15th लोकसभा इलेक्शंस के, ठीक है। इसमें ये मई 2009 के इलेक्शंस के रिजल्ट है, 15th लोकसभा इलेक्शंस के। इसमें नंबर ऑफ़ एमपीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले देखो बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आए हैं सिर्फ 21 एमपी और बीजेपी को आए हैं 116 एमपी। अब हम कांग्रेस को देख लेते हैं। कांग्रेस को आए हैं 206 एमपी। तो चाहिए कितने? 272, हाफ से ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा। तो 272 ना तो कांग्रेस को आ रहे हैं ना ही यहाँ पे बीजेपी को आ रहे हैं। बीजेपी के पास 116 है और कांग्रेस के पास 206 हैं। पर गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी मस्ट है, बिना मेजॉरिटी के गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो इसमें सबसे पहले चांस दिया जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी को कहा जाएगा कि वो बाकी ये जो स्टेट पार्टीज़ हैं या जो अदर पार्टीज़ हैं, कोई भी लगा लो, जिनके पास कम एमपी हैं, उनके साथ कोल्यूजन करके, उनके साथ गठबंधन करके, उनको अपने साथ मिला के एक पार्टी बनाए और 272 एमपीज़ मिनिमम का आंकड़ा पूरा करे, फिर वो गवर्नमेंट बना सकती है। अगर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कर लेगी तो ठीक है, अगर इनसे कोल्यूजन नहीं हो रहा तो सेकंड चांस बीजेपी को दिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कोल्यूजन गवर्नमेंट। अब इसमें देखो, कांग्रेस पार्टी ने कोल्यूजन कर लिया था तो उससे जो गवर्नमेंट बनी थी उसे हम यूपीए की गवर्नमेंट कहते थे, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इन्होंने अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस किया था। अलायंस होता है गठजोड़ किया था और इस तरह से गवर्नमेंट बनी थी। इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले कोल्यूजन गवर्नमेंट का दौर था बच्चे। मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल, वो यूपीए की गवर्नमेंट के ही हेड थे, यानी कि कोल्यूजन की गवर्नमेंट थी। पर अब आप देख रहे हो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, उनके सेकंड कार्यकाल चल रहा है। तो ये दोनों गवर्नमेंट्स, इस बार वाली और पिछली, दोनों मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स थी। दोनों बार बीजेपी को मेजॉरिटी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब चलो टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब ठीक है, आगे देखो कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्ट ऑफ 3, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों को मिलके पार्लियामेंट बनती है। देखो लोकसभा, ये इम्पॉर्टेंट है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिलके बनती है पार्लियामेंट। इसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, इसे हम लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं। लेजिस्लेचर वर्ड का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। तो ये पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी भी है और इसलिए इसे लेजिस्लेचर भी कहते हैं। लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो एमपीज़ हैं, जो हर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी लिस्ट आपने देख ली है। तो फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी को मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपी, सिंस देयर आर, मेजॉरिटी चाहिए इलेक्टेड एमपीज़ की अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है। 543 टोटल हैं, 2 एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है। मैक्सिमम 272 चाहिए। जो अपोजिशन होता है वो कौन होते हैं? बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़।
जिनको मेजॉरिटी द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी। तो जो मेजॉरिटी पार्टी के खिलाफ बैठती हैं पार्लियामेंट में या कल्यूजन के खिलाफ बैठती हैं वो सारी अपोजिशन पार्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट द लार्जेस्ट अमंगस्ट दीज पार्टीज इज़ कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। तो सारी पार्टियों में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी वाली पार्टी के बिना दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं उसे हम मेजर अपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो लोकसभा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे टू चूज़ द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब समझो क्या है। पहले एग्जीक्यूटिव सुनो होती क्या है। एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो काम करते हैं इकट्ठे मिलके, जो लॉज बनाते हैं, जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है उनको लागू करते हैं, वो होती है एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होती है उसको ही हम आम भाषा में सरकार कहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव देखो कैसे चुनी जाती है। देखो जस्ट वेट, यहाँ पे देखो ये हमारी पार्लियामेंट है, इसमें मैंने येलो कलर से ये सारे आपके बीजेपी वाले बना दिए जो कि आए हैं मेजॉरिटी में, बाकी मैंने ग्रीन इसमें बना लिए ये ओपोजिशन पार्टी वाले। ठीक है, तो इन मेजॉरिटी वाले हैं जो इनका जो लीडर है वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपनी टीम में से, ये उसकी टीम है ना सारी, अपनी टीम में से उसने इस पर्टिकुलर बंदे को चुन लिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया कि ये मेरा एजुकेशन मिनिस्टर है। इस पर्टिकुलर बंदे को एमपी को चुन लिया, ये मेरा डिफेंस मिनिस्टर है, इस तरह से। तो पीएम क्या करता है, अपने साथ अपने कैबिनेट मिनिस्टर चूज़ कर लेता है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये जो जितने भी वो कैबिनेट मिनिस्टर चुनता है अपनी टीम में से, अपने एमपीज़ में से, प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये मिलके होते हैं एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो गया। प्राइम मिनिस्टर जो अपने मिनिस्टर्स सिलेक्ट करता है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव। तो ये होते हैं एक्चुअल में गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट स्टैंजा देखो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी है। लोकसभा ये आपको पता है कि वो लीडर है रूलिंग पार्टी का, और जो उसकी पार्टी को एमपीज़ बिलोंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनमें से अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, फिर ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज होते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सो एंड सो। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट, पर पिछले कुछ टाइम से ये देखने को आया कि किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही। बेटे ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट थी या उससे पहले वाली सरकारें थी, क्योंकि अब पिछली 2 सरकारें हमारी मेजॉरिटी में आई हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, देन फिर वो ज्वाइन टुगेदर करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कल्यूजन बनाते हैं और उसके बाद कल्यूजन गवर्नमेंट वर्क करती है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये यहाँ पे अब ये दो ना आपके सामने ये जो पिक्चर्स हैं, जो ये फर्स्ट पिक्चर है, देखो मैं इलाज कर रही हूँ, ये वाली पिक्चर, ये पिक्चर है उस बिल्डिंग की जिसका नाम है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। साउथ ब्लॉक की पिक्चर है ये, साउथ ब्लॉक की, जस्ट वेट, साउथ ब्लॉक की पिक्चर है ये। और ये जो साउथ ब्लॉक में यहाँ पे पीएमओ है, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यहीं पे है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीनों बिल्डिंग्स इस बिल्डिंग के अंदर हैं। साउथ ब्लॉक है ये, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस ऑफिस और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तीनों इस बिल्डिंग में है और ये हमारी इंडिया की स्पेशल बिल्डिंग है। नेक्स्ट देखो इस पेज पे, नेक्स्ट बिल्डिंग ये वाली बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये है नॉर्थ ब्लॉक में। इस बिल्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये दोनों बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। और अदर इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं यूनियन गवर्नमेंट की, वो भी न्यू दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये हमारा लोकसभा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राज्यसभा कि जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। राज्यसभा भी इनिशिएटिव लेती है लॉज बनाने में
और कोई एक अगर बिल है तो उससे बिल मतलब जब किसी भी टॉपिक पे लॉ बनना है तो जब तक वो पास नहीं होता तब तक उसे बिल कहा जाता है। अगर कोई भी बिल है तो उसे राज्यसभा से पास करवाना भी ज़रूरी है। अगर उस बिल को लॉ बनाना है, पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर वो राज्यसभा में पास होगा, फिर उसे प्रेसिडेंट पास करेंगे तो कोई भी बिल लॉ बनता है। दैट्स वाई राज्यसभा इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो राज्यसभा है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज। रिव्यू करना, फिर से लॉ को चेक करना, उसे अल्टर करना, अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो सजेशन देके लोकसभा को बिल वापस भेज सकती है राज्यसभा। और जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के आर इलेक्टेड बाय द सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो मैंने आपको 7th में करवाया था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनी जाती हैं स्टेट लेवल पे, जिसमें हम MLAs को चुनते हैं। अगर आपको नहीं पता आप 7th क्लास की वीडियो देख लेना, वो भी मैंने बनाई है अभी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का चुनाव कैसे होता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में से मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स होते कितने हैं? वो होते 233 और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 233 + 12 तो राज्यसभा के टोटल मेंबर कितने होंगे? 245। तो ये टोटल मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। क्लियर? नेक्स्ट है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो MPs होते हैं उनको गवर्नमेंट की सारी वर्किंग बतानी होती है पार्लियामेंट को। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और MPs को उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है पार्लियामेंट को कंट्रोल करने का, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट अपना कंट्रोल बना के रखती है। क्वेश्चंस पूछ के गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को, गवर्नमेंट की कमियों को बता के और अपना ओपिनियन लोगों को बता के पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, उस पर प्रेशर बना के रखती है। MPs asking questions of the government is a crucial task for every MP. Asking questions of the government, ठीक है, इज़ अ क्रूशल, बहुत ही ज़रूरी काम है ये गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछना, और ये हर MP करता है जो पार्लियामेंट में बैठता है। ओपोजिशन पार्टीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग तभी प्रॉपरली होगी ना अगर कोई एग्जीक्यूटिव से, प्राइम मिनिस्टर से, मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछेगा। अगर मिनिस्टर्स को किसी को जवाब ही ना देना हो फिर तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। ठीक है, तो हाईलाइटेड उनकी ड्रॉबैक्स को, उनकी कमियों को हाईलाइट करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं उनमें जो कमियां रही हैं उनको हाईलाइट करना एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़, और अपनी पॉलिसीज़ के लिए लोगों को इकट्ठा करना, ये होता है काम ओपोजिशन पार्टी का, एंड विच इज़ आल्सो रियली वेरी नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन आवर के ज़रिए पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखती है। गवर्नमेंट जो है उसको भी वैल्यूएबल फीडबैक मिलती है। जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना MP, तो गवर्नमेंट को भी फीडबैक मिलती है, उन्हें भी समझ आता है कि हमारा काम कहाँ पे गलत था, कहाँ पे सही है। और अगर आप बात करो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स की, तो तब तो पार्लियामेंट की अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी है सरकार को। पार्लियामेंट अगर हाँ करेगी तो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। तो इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MPs जो हैं वो आपको पता है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है। ठीक है, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट, एंड दिस इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और इंडियन डेमोक्रेसी की ये सबसे ख़ास बात है।
अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पार्लियामेंट करती क्या है, तो पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, तो पार्लियामेंट का काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। ये देखो, ये है लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना। हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में कौन लोग हैं, तो कहते हैं पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं बेटे, वो सिर्फ एमपी नहीं है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए एमपी हैं, वो पूरे देश से चुन के आए हुए एमपी हैं, ठीक है। बहुत सारे रूरल एरिया के मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, अलग अलग रीजनल पार्टीज़ के मेंबर भी होते हैं यहाँ पे, एंड ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। कई ग्रुप्स, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे, कोई रिलीजन के बेसिस पे, जो पार्लियामेंट में नहीं थे, अब वो सारे अब रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं। नेक्स्ट है, देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दलितों की और बैकवर्ड क्लास की और भी बढ़ी है पार्लियामेंट में। अगर आप ना पिछले कुछ टाइम से देखो तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो दलितों की है और आदिवासियों की है, बैकवर्ड क्लासेस की है, वो इंडिया में बड़ी है। अब आप ये नीचे वाला टेबल ही देख लो, इसमें चेक करो कि पॉपुलेशन परसेंटेज जो लोकसभा में इलेक्शंस देते में वोट डालते हैं वो कितने परसेंट लोग हैं। देखो, फर्स्ट लोकसभा जब इलेक्शन हुए थे तो 61% वोटर्स ने वोट डाली थी, फोर्थ लोकसभा इलेक्शंस में 61, फिर 55, फिर 60%, 64%, तो नियर अबाउट ये स्टेबिलिटी है हमारे कंट्री में। तो अब 2014 के इलेक्शन में 66% लोगों ने वोट्स डाली। तो पर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि हमारे कंट्री में अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो तो उससे हर सोसाइटी के हर पार्ट को परफेक्टली आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन के कारण, ये चीज़ महसूस होने के कारण ऐसी कई कम्युनिटीज़ जो कि हिस्ट्री में मार्जिनलाइज्ड थी, मतलब कि हमारे देश के इतिहास में जो पिछड़ गए थे लोग, हमने ये चेक किया कि उनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया कि जिन लोगों के इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस हमसे अलग हैं, जो लोग हिस्ट्री में मार्जिनलाइज्ड रह गए थे, पिछड़ गए थे, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। तो इस बात को ध्यान रख के हमारी पार्लियामेंट में कुछ सीटों को रिज़र्व किया गया। रिज़र्व का मतलब होता है आरक्षित करना। इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसी रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर सेम कैटेगरी के लोग इलेक्शंस में खड़े होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो जीतेगा भी तो कोई एक वही। सपोज़ करो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको एससी के लिए रिज़र्व कर दिया, तो कांग्रेस ने भी अपना एससी कैंडिडेट खड़ा किया, बीजेपी ने भी एससी कैंडिडेट खड़ा किया, बीएसपी ने भी एससी कैंडिडेट खड़ा किया। तो इस तरह से कोई ना कोई जीते, चाहे किसी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी का, वो जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो होगा तो एससी ना, शेड्यूल कास्ट। तो इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए डिफरेंट सीट्स को रिज़र्व किया गया, जो मैंने आपको मैप में दिखाई थी। तो ये इसलिए किया गया ताकि एमपीज़ जो इलेक्ट हों वो हर कैटेगरी से हों और वो लोग दलितों और आदिवासियों के इंटरेस्ट की, फ़ायदे की बात पार्लियामेंट में बोल सकें। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को रिज़र्व किया जाता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई गई है वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो कितनी ज़्यादा कम है वुमेन मेंबर्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कहते मोस्ट रिसेंटली हमने ये देखा है कि देखो वुमेन्स को भी सीट्स की रिजर्वेशन मिले, इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा ये इशू आगे आ रहा है। ये जो इशू है पर अभी भी इस इशू पे डिबेट हो रही है। वुमेन्स को सीट्स की रिजर्वेशन अभी नहीं मिली है लोकसभा में। अब देखो हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट हुए बहुत ज़्यादा साल हो गए, अभी भी जो एमपीज़ की वुमेन की परसेंटेज है वो बहुत कम है। आप लगा लो नियर अबाउट 11% के आसपास वुमेन कैंडिडेट हैं जो एमपी हैं, जो कि बहुत कम है। इसलिए वुमेन की रिजर्वेशन के ऊपर भी एक इशू चल रहा है पार्लियामेंट में, पर अभी तक पास नहीं हुआ।
तो वुमेन का ओनली 11% होना पार्लियामेंट में ये बहुत ही कम है, जब क्योंकि जो वुमेन है वो कम से कम हाफ पॉपुलेशन वुमेन की है कंट्री में। तो इट इज़ द इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टन डिफ़िकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस अबाउट वेदर अवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ। तो इस तरह के कई अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस पड़े हैं जिनकी वजह से हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारी डेमोक्रेसी सचमुच में रिप्रेजेंटेटिव है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चंस, तो हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए एंड आर वर्किंग टूवर्ड्स आंसर, और उनके आंसर फाइंड आउट करने चाहिए, इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और देन आफ्टर दैट वी कैन से कि इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बच्चे इसकी क्वेश्चन आंसर्स, इसका बुक वर्क आई विल सेंड यू। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आपने वो डाउट मुझसे जूम क्लास में क्लियर करने हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन लोकसभा एंड हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन राज्यसभा। एंड इफ एनी डाउट्स इज देयर, कॉल मी 9465166627। एंड एज यू नो माई सेल्फ अंजू गुप्ता, योर एसएसटी टीचर बेटा।